मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपके बीच में उस व्यक्तित्व को लेकर खड़ा हुआ हूं जिसने देश की सीमाओं का विस्तार किया। अब ये शब्द आपको लग रहा होगा कि देश की सीमाओं के विस्तार के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम ये कैसे बोल सकते हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और बड़ा पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर 1682 से कंधार 1622 में कंधार हमसे छूटा तो 1935 के बाद बर्मा भी हमसे गया, और 1947 में जब हम भारत आजाद हुआ तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी हमसे गया। फिर इस पूरे 1622 के बाद के जो दौर में यदि हम देखते हैं तो अपने देश की सीमाओं का यदि विस्तार हुआ, देश अगर कहीं आगे बढ़ा है, हम कटे हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ जुड़ा है तो वो जुड़ा है 1834 से लेकर 1841 के बीच में, जो कि जनरल जोरावर सिंह का लद्दाख, वल्तिस्तान, स्कर्दू इत्यादि और पश्चिमी हिमालय की ओर जो अभियान थे उसके अंतर्गत। अब प्रश्न पैदा होता है कि जोरावर सिंह कौन और उनके व्यक्तित्व, और सबसे बड़ी बात जो एक प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर, मतलब मेरे लिए मन में सबसे बड़ी बात थी कि डॉक्टर करम सिंह जी ने स्वतंत्र संघर्ष में योगदान विषय यहाँ लिख दिया, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इसको स्वतंत्रता के साथ कैसे जोड़ूंगा और इसको कैसे आगे लेके जाऊंगा। लेकिन मैं स्वतंत्रता से पूर्व एक बात जरूर कहना चाहता हूं, भारत का इतिहास यदि हम लोग देखें तो वो केवल 1757 से अंग्रेजों से आने से आजादी की लड़ाई से शुरू नहीं होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब जब विदेशी आक्रांतों के भारत के ऊपर आक्रमण हुए हैं तो हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया है और विरोध किया है, और कभी भी हमने किसी विदेशी ताकत की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। जो व्यक्ति हमारे साथ आत्मसात हो गए, जिन्होंने हमारी बातों को स्वीकार कर लिया, उन्हें हमने भी आत्मसात किया, और जिन्होंने हमारी परंपराओं को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारी संस्कृति की अवहेलना की, हमने उनको देश से बाहर फेंक दिया। ये भारतीय जनमानस है, ये भारत की चेतना है। जोरावर सिंह का जन्म 1786 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव अंसरा में हुआ, जो वर्तमान में नदौन में है। मैं इस संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का विषय है, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे व्यक्तित्व का विषय है जिसके बारे में अगर कोई भ्रांति है तो उसका निराकरण भी हम साहित्यकारों का, लेखकों का ये दायित्व बनता है कि हम उसका निराकरण करें। यदि आपके प्रश्न होंगे तो मैं उसका उत्तर देने के लिए भी तैयार रहूंगा। जोरावर सिंह का जन्म अंसरा में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आज की डेट में इतिहास हम जो भी बोलते हैं, और विशेषकर मेरे जैसा व्यक्ति जो इतिहास का विद्यार्थी है, वो बिना फैक्ट कोई बात नहीं बोल सकता, बिना तथ्य से बात नहीं बोल सकता। मैं अपनी बात तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं। अगर इसके ऊपर किसी प्रकार की चर्चा होगी तो हम अगले उसमें सेशन में उसको ले सकते हैं, मैं से आगे नहीं जाने वाला। इसके उपरांत वो जम्मू के राजा, उसमें जिसको हम लोग कह सकते हैं जम्मू राजा नहीं था, जागीर थी, रणजीत सिंह के अंतर्गत, और गुलाब सिंह के यहाँ जोरावर सिंह जो है वो 1803 में पहुंच गए। उसके पीछे का भी एक इतिहास है, ययावर वृत्ति के वो रहे हैं, लेकिन मैं केवल और केवल फोकस उसकी विजयों के ऊपर करने जा रहा हूं, समय की नजाकत को देखते हुए, नहीं तो ये विषय तो 2 घंटे नहीं खत्म होगा। 1803 के बाद जब जोरावर सिंह गुलाब सिंह के पास आ गए तो उसके बाद वो रियासी या अदर एरियाज में भी उनको किश्तवाड़ का वजीर भी बनाया गया और वहां जाने का उनको मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है, हमने इस व्यक्तित्व को इस दृष्टिकोण से देखना है कि रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जिसकी हम बात करते हैं, अगर गुलाब सिंह उनके जागीरदार हैं, अंग्रेजों के साथ पंजाब का बातचीत है, उनका लाइसेंस है, शत्रु से उस पार वो नहीं आएंगे, शत्रु से उस पार वो नहीं जाएंगे, हिमाचल प्रदेश का एरिया पूरा खुला है, फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि जोरावर सिंह को इतने सुदूर हिमालय की तरफ जाना पड़ा। मैं यहां पर उनकी एक दूरदृष्टता की दृष्टि से देखता हूं कि लद्दाख जैसा एरिया यदि उस व्यक्तित्व ने इस देश के साथ ना मिलाया होता, जम्मू के साथ ना मिलाया होता, आज सामरिक दृष्टि से यदि हम लोग देख सकते हैं, अगर भारतीय सेना आज हिमालय पर्वत के ऊपर बैठी है तो उसका श्रेय सोचने वाला विषय है। केवल ये नहीं है कि हम लोग इस बात को अन्यथा लें। अगर ये व्यक्तित्व ना होता, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं होता तो कोई और नहीं करता, और भी करता, लेकिन जिसने किया है इतिहास में, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अगर लद्दाख को ना मिलाया होता तो आज सामरिक दृष्टि से चाइना कहां होता। आप मुझे बता, लखनपुर में आज चाइना बैठा होता और देश की जो पूर्वी सीमाएं हैं वो कहां तक सुरक्षित होती, ये मैं और आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन की कुर्बानी देके, उस व्यक्ति ने, और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर एक और कहना चाहता हूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी
आपने उनको सुना होगा, मेरे साथ उनकी कई बार, क्योंकि उन्होंने जोरावर सिंह के ऊपर लिखा है इसलिए मेरी बातचीत उनसे होती रहती है। वो कह रहे थे कि जब मैं किश्तवाड़ में था तो मेरा जो जहां से वो जिस रास्ते से जांसकर के रास्ते से वो सेना लेकर गए हैं वहां मेरा हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं जा रहा था, क्योंकि कुछ समस्या टेक्निकली ऑक्सीजन के कारण हो रही थी और पैदल जाना संभव नहीं था। जीडी बख्शी कौन से दौर के हैं, उनके शब्द सुनिए आप, वहां जाना फिजिबल नहीं था, पैदल हेलीकॉप्टर में नहीं जा पा रहा था। लेकिन उसमें उस व्यक्ति ने अकेला नहीं गया, मैं कहीं भी जा सकता हूं क्योंकि मेरी अपनी पोटेंशियलिटी है, आप लोगों की अपनी पोटेंशियलिटी है, आप अकेले कहीं भी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन साथ में 5,000 और 10,000 और 15,000 की सेना को ले जाना, वेपन को ले जाना, और आप यदि देखें तोयो नामक स्थान पर जहां उनकी शहादत हुई है, तकलाकोट में जब आप देखेंगे तो वहां पर जो जम्मू मेड गन्स थी बड़ी बड़ी, जिसको आप तोपें बोलते हो, वो उस किले में थी जहां महाता वस्तीराम थे उसमें, आज भी वो वहां पर है। मानसरोवर की यात्रा के ऊपर यदि आप में से कोई व्यक्ति गए होंगे या आपका किसी के साथ अनुभव साझा किया होगा तो आज भी उस व्यक्ति की समाधि वहां पर बनी हुई है। अब उस व्यक्ति की समाधि क्यों बनी हुई है? इतिहास में बहुत सारे नैरेटिव्स ऐसे रहे हैं, सिकंदर को महान बोल देते हैं और सारी बातें, मैं इतिहास का विद्यार्थी इसलिए उस विषय को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन क्या विश्व के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण आपको मिलता है जहां पर किसी जो सेना नायक शहीद हो गया है, मेरे शब्दों में, उनके शब्दों में मारा गया है, वीर गति को प्राप्त हो गया है, क्या उसकी समाधि के विश्व के वर्ल्ड के इतिहास में कहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम 6,000 की हाइट्स के ऊपर 6,000 फीट या मीटर्स की हाइट के ऊपर लड़ाई की बात करते हैं, हम बड़े बड़े उदाहरण देते हैं विश्व के योद्धाओं के, लेकिन जिस हाइट्स के ऊपर पश्चिमी तिब्बत में जोरावर सिंह लड़े हैं, उस पीक, उस हाइट के ऊपर अभी तक कोई नहीं लड़ा है, उस तक वहां तक कोई नहीं पहुंचा। इसलिए इन सारे विषयों को मैं केवल यहां पर एक छोटे छोटे विषय आपके सम्मुख छोड़ रहा हूं, उनके व्यक्तित्व का एक छोटा सा नमूना आपके बीच में छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे 5 मिनट भी है, मैंने उसी में समाप्त करना है। यह रहा उसका योद्ध कौशल। लद्दाख, बल्तिस्तान, स्कर्दू, आज आप देख रहे हैं हम लोग पीओके की बात कर रहे हैं, आज हम स्कर्दू बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री संसद में बोलते हैं कि वो हमारा क्षेत्र है। हम बोलते हैं किस अधिकार से बोलते हैं? क्योंकि वो क्षेत्र हमारा रहा है, और अगर वो पहले भी रहा है, बाद में चूंकि वो बहुत वो एरिया ऐसा रहा है, क्योंकि अगर मध्य एशिया में अगर आपने किसी प्रकार की इंटरप्रिटेशन उस एरिया से करनी है, यात्रा करनी है, युद्ध करना है या व्यापार करना है, तो बड़ा जबरदस्त रूट वो रहा है। इसलिए उनका भी उनके साथ उस प्रकार का व्यक्ति रहा है। इसलिए आज हम लोग उसका सामरिक दृष्टि से उसका महत्व देख सकते हैं। 1999 में 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो हमारे भारत सरकार ने यह कहा कि हम 10 दिन तक इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमारे पास प्रॉपर युद्ध सामग्री नहीं थी, हमारे पास वो वेपन्स नहीं थे, हमारे पास वो ड्रेस नहीं था जो सेना माइनस इतने डिग्री में वहां पर जा सके। अरे 1841 में -40 डिग्री टेम्परेचर में लड़ने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व और सेना को सलाम करने को दिल करता है। कैसे पहुंचे होंगे वो लोग? -40 डिग्री टेम्परेचर में लड़े हैं वो लोग। रात को बट जलाकर जो गन्स के बटन से हाथ को सेका है, सुबह 15,000 सैनिकों के साथ लड़े हैं, केवल 2,000 सैनिक थे डोगरा। इमेजिन कीजिए, सोचिए, मतलब युवा पीढ़ी के बीच में ये विषय जाने चाहिए। मैं युद्ध कौशल की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, मैं देश की गुलामी की बात कर रहा हूं, जो अक्सर हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। भारत का जो वीरता का कौशल है वो कम नहीं आता है। अगर वर्ल्ड के इतिहास में सैन्य इतिहास यदि कभी लिखा जाए और उसके ऊपर चर्चा हो तो भारत में जोरावर सिंह का नाम जो है वो शिरोमणि आएगा। महान योद्धाओं में से एक व्यक्ति वो दिखाई देगा। और उसके व्यक्तित्व को देखिए आप, जब वो, मैं जो कहता हूं, 2 मिनट ले लूं, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम आर्मी के बहुत सारे सज्जन हमारे बीच में होंगे, जब वो आर्मी के अभियान के ऊपर हम लोग जाते हैं तो हम बात करते हैं कि जी ये कोडिंग है, डिकोडिंग है, हमने वहां पर ये कोड करने, अभी सजेगा स्ट्राइक हुई तो हम लोग उसके ऊपर देखते हैं, मूवीज में भी देखते हैं। उसमें क्या होता होगा? 7 मई 1840 को जब टोक प्रोन में आराम से सोई हुई सेना, डोगरों की सोई हुई सेना के ऊपर अटैक कर दिया तिब्बतियों ने। तिब्बती में इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि लद्दाख ने सहायता ले रखी थी तिब्बतियों की और चाइना की, इसलिए कई बार आपको लगेगा कि वो बढ़ तो लद्दाख की ओर बढ़ रहे हैं, आप बीच में तब तिब्बती भी शब्द डाल रहे हैं, चाइनीज भी शब्द डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों की, तीनों की संयुक्त सेना है उनकी। तो जब वो वहां पर थे तो रात के अंधेरे में क्या करते हैं? अंधेरे में अटैक हो गया। जोरावर सिंह के व्यक्तित्व को देखिए, उस व्यक्ति ने क्या कहा अपनी सेना को मोबिलाइज करने के लिए कि
एक व्यक्ति बोलेगा शीतला माता की जय और आगे से उत्तर आएगा कांगड़ा जम्मू राजे की जय। अगर उत्तर आ गया तो ठीक है, नहीं तो काट देना, मार देना। इसका मतलब सैनिक आगे, क्योंकि वो डोगरी भाषा नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस युद्ध में मैक्सिमम तिब्बती और चाइनीज सैनिक मारे गए थे। और उस युद्ध का जो मानतलाई का झंडा जो आज फोर्ट जैक के पास है, वो विजय स्वरूप आज हमारी J&K राइफल के पास, फोर्ट जैक के पास जम्मू में। ये देखिए आप, मैं एक बीच की बात कि किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। जोरावर सिंह जो 1834 के बाद 1836 में पहली बार लद्दाख को जीत कर गए, तो गुलाब सिंह उनके स्वागत के लिए आए। और स्वागत के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई है, क्योंकि उसमें जय देवा का जो स्लोगन था वो केवल राजाओं के लिए प्रयोग करता है। तो उन्होंने कहा अपने मंत्री को, वजीर को कहा कि भाई जय देवा बोलना है इनके बाद, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं। तो जोरावर सिंह ने उसके बाद, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने उसके बाद कोई सैलरी नहीं ली। और उसके अलावा ये सोर्स जो है मेरे पास, वो सोर्स है, एक राइटर हुए वहाँ पर नरसिंह दास नरगिस, 1964 में उन्होंने एक किताब लिखी है, उर्दू में है बेसिकली, उसको ट्रांसलेट किया गया है बाद में। उसमें उन्होंने लिखा इस बात को, कोट किया है कि उन्होंने उसके बाद गुलाब सिंह की उतरे नहीं पहनी है। उसके बाद उन्होंने कभी कपड़े नहीं लिए। जब वो उनके शहीद हो गए तो आप देखेंगे उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई इतनी संपत्ति नहीं थी। बाद में उस विषय में क्या हुआ, इट इज द डिफरेंट इशू। और उसके बाद धर्म परायणता की दृष्टि से देखिए, जब वो बाल्टिस्तान को जीतते हैं, लद्दाख को जीतते हैं, पश्चिमी तिब्बत की ओर जाते हैं, किसी के धर्म के परिवर्तन की बात या जबरदस्ती धर्म को बदलना नहीं कहा गया है। सोर्स है 1846 में एक लामा द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है, क्लासिकल तिब्बती भाषा में उसको लिखा गया है। और जिस लामा की आत्मकथा है, उसने जोरावर सिंह के साथ 3 बार टॉक किया हुआ है, जिसका विवरण हमारे पास है। वो ये प्रदर्शित करता है कि कहीं पर भी किसी को जबरदस्ती जो था वो धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई थी। जब वो बाल्टिस्तान में गए तो कह दिया कि गौवंश की हत्या नहीं होगी स्वीकार्य, क्योंकि वहां मोमडन्स कम्युनिटी थी। गौवंश की हत्या स्वीकार्य नहीं होगी, नहीं तो सजा मिलेगी, और नहीं हुई। अगर वो पश्चिमी तिब्बत की ओर गए तो वहां पर भी उन्होंने मानसरोवर से 2 किलोमीटर पहले ही वहां डेरा लगा दिया कि ये हिंदुओं की बड़ी पवित्र झील है, ये अपवित्र नहीं होनी चाहिए, मलमूत्र इसमें नहीं जाना चाहिए, कोई युद्ध होता है तो खून नहीं इसमें बहना चाहिए। धर्म परायणता देखिए, मतलब आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का किसी भी दृष्टि से अगर आप आंकलन करेंगे, एक विलक्षण प्रतिभा दिखती है। 1836 में, 1823 में वो वजीर बने किश्तवाड़ के, और 1832-34 में जब अभियान शुरू किया, उससे पहले पूरी मैपिंग बना ली गई। भारत कला भवन बनारस में पेंटिंग्स रखी गई हैं, जो जोरावर सिंह ने पूरे लद्दाख को वहां जाने से पहले उस पेंटिंग्स को बनाया था। कहाँ किला है, कहाँ नदी है, कहाँ क्या है। और उसके बाद उस राइटर्स ने, जब जो बनाने वाला था वो युद्ध में भी उसके साथ गया था, 4 पिक्चर 5 ऐसी हैं जिनमें उसको युद्ध करते हुए, बलि देते हुए या और कई चीजों करते हुए दिखाया गया। तो इसलिए अगर हम लोगों के पास, मतलब इसके लिए मैंने कह दिया पहले कि गंगाराम राजी जी ने विषय रख दिया होगा और बहुत सारी बातें हो गई होंगी, लेकिन अगर हम सीक्वेंस में इसको देखें तो हमें बहुत समय लग सकता है इस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने में। तो इस व्यक्तित्व, जब 12 दिसंबर 1841 को उनको शहादत प्राप्त हुई, तो ये भी पता होना चाहिए कि दिसंबर महीना है, तकला कोट है, पश्चिमी तिब्बत है। 10 तारीख को अटैक होता है पहला, 10 को 2000 सैनिक होते हैं, वहां से 15,000 सैनिक होते हैं। आप युद्ध का आंकलन लगा सकते हैं कि अगर वो तीसरे दिन शहीद हो रहे हैं तो 2 दिन तो उन्होंने, 3 दिन तो खूब मुकाबला किया होगा। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसे तो है नहीं कि वो बैठे रहे और तीसरे दिन ही उनको गोली मारी गई या लगी, जो भी था। तो कहने का अर्थ ये है कि इतना एक इस प्रकार का डायनामिक व्यक्ति, जिसको मैं अगर धर्म परायणता की दृष्टि से देखता हूं, एक योद्धा की दृष्टि से देखता हूं, सेनानायक की दृष्टि से देखता हूं, या एक व्यक्तित्व की दृष्टि से देखता हूं, स्वामी वक्त की दृष्टि से देखता हूं, राष्ट्र निर्माता की दृष्टि से देखता हूं, इतना बड़ा दूरदृष्टा अगर कोई आपको दिखाई देता तो मुझे बता दीजिए। जिसने 1834 में समझ लिया था कि जम्मू की रियासत को या भारत के इस मुकुट को अगर कभी समस्या होने वाली है तो उत्तर पश्चिम से, उस हिमालय की ओर से होने वाली है। इसलिए बाकी सारी चीजों को छोड़कर उस व्यक्ति ने अगर कहीं पर कंसंट्रेट किया था तो वो लद्दाख को किया था, वो बल्तिस्तान को किया था। और ये किसी भी प्रकार का भ्रम किसी की मानसिकता में नहीं रहना चाहिए कि वहां की जनता के साथ उन्होंने किसी प्रकार का बदसलूकी की हो। वो वही टैक्स देते थे जो पहले देते थे। जोरावर सिंह ने तो पहले मिलाया भी नहीं था, लेकिन जब बाद में लोगों ने विरोध, उसके सैनिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तब 1838 में उसको लद्दाख जम्मू के साथ मिलाया है। तो वहां के लोगों ने, वहां के व्यापारियों ने, वहां की जनता ने उनको पूर्ण सहयोग दिया है।
यह भी दिखाई देता है, अगर उसका विरोध किया होता तो लद्दाख में तो डोगरा लड़ने गए, लेकिन जब वो बाल्टिस्तान में गया तो लद्दाखी सैनिक थे, लेकिन जब वो पश्चिमी तिब्बत में गया तो साथ में मोहम्मदन भी थे बाल्टिस्तान के। ये बात इसलिए मिलती है कि जब उनको अरेस्ट किया गया था और 1857 की संधि के बाद जब लोग छुड़ाए गए, और जो आज की डेट में आपके पिथौरागढ़ में लोग रहते हैं, वो सारे के सारे इस बात के गवाह हैं कि उनकी सेना में सब प्रकार के लोग थे और उनकी योग्यता थी, केवल और केवल बलिष्ठ था योग्यता के आधार पर। इसलिए इस महान व्यक्तित्व को अगर हम बाबा कांशीराम जी के साथ जोड़ते तो बिल्कुल दिखाई देता है कि एक वो व्यक्तित्व वो गांधीवादी विचारधारा से आगे बढ़ता है और एक आम जनता के बीच में एक मोबिलाइज जनता को करने के लिए इस प्रकार से लाता है कि पहाड़ी गीतों के माध्यम से, पहाड़ी कविताओं के माध्यम से, पहाड़ी गानों के माध्यम से उस जनता के अंदर इस प्रकार की जोश भरना कि ताकि वो देश के लिए लड़े। तो दूसरी तरफ जोरावर सिंह दिखाई देता है कि वो अपने बल के आधार पर, अपनी बलिष्ठता के आधार पर उस तरह से सेना तैयार करके अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में अपना अहम रोल अदा करता है। इसलिए आज पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी की जयंती के ऊपर हम इन दोनों व्यक्तित्वों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल।